Hello guys, welcome to Surya's Biology. We will discuss about this topic is known as the fluid mosaic model. Okay? अब पिछले लेक्चर में हमने ट्राइलैमेलर मॉडल या जिसे सैंडविच मॉडल बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसके बारे में डिस्कशन किए थे और दूसरा जो था वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में डिस्कशन किया गया था. ओके, दिस मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन इन 1972. ओके, अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी. ठीक है, इसका रीज़न ये है कि जो ट्राइलैमेलर मॉडल था या सैंडविच मॉडल और या फिर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, तो दोनों जो मॉडल थे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी. ठीक है, कि सेलेक्टिव सब्सटेंसेस ही परमिएबल होते हैं, यानी कि पास ऑन हो सकते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इस सेलेक्टिव परमिएबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को दोनों जो प्रीवियस मॉडल थे वो डिस्क्राइब नहीं करते थे. इस वजह से वो मॉडल जो थे वो फेल्ड हो गए. ठीक है, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था ये सबसे लेटेस्ट मॉडल था और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था. ओके, बिकॉज ये जो है ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को मतलब डिस्क्राइब करता है. ठीक है, जो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्पेशल फीचर है. अब आते हैं हम, देखिए दिस इज लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा लेमा. ठीक है, तो ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, प्रोटीन आर अरेंज इन फॉस्फोलिपिड लेयर हैज मोजाइक पैटर्न. ठीक है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में, तो फ्लूइड मतलब होता है कि जैसे तरल पदार्थ कोई. ठीक है, मोजाइक मतलब क्या होता है कि प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मतलब एक रेगुलर पैटर्न पे ना हो कि इर्रेगुलर पैटर्न पे हो इधर उधर करके. ठीक है, तो उसको मोजाइक बोलते हैं. अब जैसे कि ये फ्लूइड है तो फ्लूइड जो है वो फॉस्फोलिपिड को इंडिकेट करता है और प्रोटीन जो है वो मोजाइक पैटर्न पे मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ऑन द सरफेस. मतलब ऑन द सरफेस नहीं बोल सकते हैं कि इंटीग्रेटेड भी रहता है और सरफेस पे भी होता है प्रोटीन. ठीक है, अब ये कह रहा है कि थस मेम्ब्रेन टर्म्ड एज द प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड इन ए कंसंट्रेशन फॉस्फोलिपिड. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जैसे कि हम किसी भी समुद्र में अगर हम आइसबर्ग को देखते हैं, एक छोटा सा आइसबर्ग को देखते हैं. ठीक है, तो वो तैरता रहता है ना समुद्र में. ठीक है, आइसबर्ग. तो उसी तरीके से प्रोटीन जो होता है वो आधा या तो धंसा हुआ रहेगा. ठीक है, और या तो सरफेस पे रहेगा. ठीक है, तो हम प्रोटीन को आइसबर्ग माने हैं और द सी जो समुद्र होता है उसे फॉस्फोलिपिड होता है. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम समुद्र में जो आइसबर्ग होता है उससे रिलेट करते हुए इस टर्म को दिया गया कि प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन आइसबर्ग जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, इस टाइप का जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो करता है. ठीक है, अब देखिए कि इसमें जो है वो दो चीज़ों के बारे में बताया गया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लूइड मोजाइक मॉडल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहला जो होता है वो प्रोटीन्स. ठीक है, दूसरा फॉस्फोलिपिड. ठीक है, तो पहले हम जानते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में. ठीक है, तब प्रोटीन के बारे में जानेंगे. तो फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन बिकॉज इट फॉर्म्स कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो अब जो फॉस्फोलिपिड हो वो कॉन्टिन्यूअस होता है, जैसे कि मैं फिगर में आपको दिखा दूँ. ये देखिए, तो ये जो फॉस्फोलिपिड है ये देख रहे हैं ना, फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड है, ये बाई लेयर बोला गया यहाँ पे देखिए इस फिगर में. ठीक है, अब ये देखिए रेगुलर पैटर्न पे है ना, मतलब जैसे कि इनमें क्या है यहाँ देखिए. ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, फॉस्फोलिपिड, और ये क्या है, ये प्रोटीन है. ठीक है, ये देखिए ये प्रोटीन, ये देखिए आधा धंसा हुआ है. ठीक है, ये पूरा का पूरा एक टनल लाइक है. ठीक है, पूरा का पूरा ये प्रोटीन है. ठीक है, और दूसरा ये पेरीफेरी पे है. ठीक है, और ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल है. ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर का दिखाया गया है. ठीक है, इस फिगर में. ओके गाइस,
अब देखिए फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज इट फॉर्म्स द कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो कंटिन्यूअस स्ट्रक्चरल फ्रेम है ना फॉस्फोलिपिड, जो कि हमने फिगर में देखा है। ओके, अब द स्टडी शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंपोज्ड ऑफ लिपिड से बना होता है, ठीक है, दैट आर अरेंज इन बाइलेयर। अब जो कि बाइलेयर में अरेंज होता है, देखिए एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर ये होगा, तो हम क्या बोलते हैं, ये फॉस्फोलिपिड का लेयर है, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। ओके, अब देखिए क्या है कि यहाँ हो गया कि कंपोज्ड, हाँ, कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज इन बाइलेयर, ठीक है। हम यहाँ पे आएंगे, ये है कि ऑल्सो द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन द पोलर हेड टूवर्ड द आउटसाइड। जो पोलर हेड होता है वो टूवर्ड द आउटसाइड, ठीक है, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वेसियस एनवायरमेंट। जो हाइड्रोफोबिक होता है वो प्रोटेक्टेड होता है किससे, एक्वेसियस एनवायरमेंट, क्योंकि सेल के आउटर साइड भी एक्वस होता है और इनर साइड भी एक्वस होता है। एक्वा मीन्स वाटर होता है, ठीक है, यानी वाटरी सब्सटेंसेस, ठीक है, या वाटर, ठीक है। अब देखिए क्या है कि द लिपिड कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है, या इसी को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब देखिए क्या है कि मैं फिगर पे आपको दिखाऊंगा, ये जो बोला है कि हाइड्रोफोबिक टेल हो गया, फिर ठीक है हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, ठीक है, इसके बारे में दिखाएंगे। ये देखिए इस फिगर में डिनोट किया गया है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये देखिए ये फॉस्फोलिपिड, यहाँ पे देखिए हाइड्रोफोबिक टेल है, ये टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। अब हाइड्रोफिलिक हेड है, देखिए, ठीक है, इज इट क्लियर, क्लियर है ना। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल है, रीजन है, ये टेल है, हाइड्रोफोबिक रीजन है, ठीक है, और ये जो हाइड्रोफिलिक रीजन है। अब ये देखिए ये इनर साइड है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है, ठीक है, और इधर ये बाहर का पार्ट है, और बोथ जो है इधर ये एक्वेसियस एनवायरनमेंट है, ये सब एक्वेसियस एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये भी एक्वेसियस एनवायरनमेंट है। तो क्या ये हाइड्रोफोबिक टेल को प्रोटेक्ट करता है, क्या चीज़, हाइड्रोफिलिक हेड। ओके, ये उस लाइन में बोला गया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ये बोला गया ना, हाइड्रोफोबिक टेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वेसियस एनवायरनमेंट, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ देखिए लिखा है कि फॉस्फोलिपिड लेयर प्रोवाइड फ्लूइडिटी। अब जो फॉस्फोलिपिड लेयर जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, यानी तरलता प्रोवाइड करता है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। बिकॉज क्यों, फॉस्फोलिपिड आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर लिक्विड इन नेचर। यानी कि फॉस्फोलिपिड जो होता है वो रिच होता है किसमें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा जो होता है, अमाउंट होता है, वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, लिक्विड इन नेचर। ओके, तो अभी देखिए द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ एनेबल लैटरल मूवमेंट, ठीक है, द क्वासी फ्लूइड, यहाँ लिखा है द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ एनेबल लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन which in the overall bilayer and the ability to move within the membranes is measured as its fluidity, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ बताया है कि जो प्रोटीन है वो कैसा मूवमेंट करता है, लैटरल मूवमेंट करता है। अब लैटरल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि लैटरली, ठीक है, मेम्ब्रेन में इधर या फिर इधर, ठीक है, ये इधर या इधर लैटरली जो है वो मूवमेंट करता है। और क्वासी फ्लूइड बोला गया क्योंकि ये मान लीजिए इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है फॉस्फोलिपिड में, तो ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सॉलिड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है ना, तो ये टोटली जो है वो फ्लूइड तो नहीं है, क्योंकि बीच बीच में जो है वो प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, फिर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। तो ये क्या बनाता है, ये क्वासी फ्लूइड बनाता है। क्वासी फ्लूइड मतलब क्या होता है कि सेमी फ्लूइड कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अभी मैं आता हूँ फिर से वापस। तो अब क्या है कि ये समझना लैटरल मूवमेंट और क्या होता है, फ्लूइडिटी मेजर होता है, ठीक। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन वेरियस फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शन, एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन, सेल डिवीज़न, ठीक है। तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
या सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसके फ्लूइडिटी होने के कारण यानी फ्लूइड नेचर होने के कारण क्या क्या हमको मतलब क्या क्या बेनिफिटेड होते हैं, क्या मतलब बेनिफिट्स होती हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि ये सारी मैकेनिज्म जो है इसके फ्लूइड नेचर के कारण ही परफॉर्म हो पाते हैं, ठीक है। अगर फ्लूइड नेचर नहीं होता तो ये सारे फंक्शंस जो है उनके लिए कुछ अदर पाथवे होता या फिर डिफ़िकल्टी होती या फिर नहीं होता, ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं ड्यू टू फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें बताया है कि पहले जो होता है वो सेल ग्रोथ में हेल्पफुल होता है फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, ठीक है। फिर एंडोसाइटोसिस, फिर सिक्रीशन में, ठीक है, फिर सेल डिवीज़न में, ठीक है। तो इन सारे फंक्शंस में जो फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वेरी वेरी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब थोड़ा कोलेस्ट्रॉल के बारे में जान लेते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल देखिए एक तरीके से रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो क्या करता है कि अधिक बहुत अधिक हॉट कंडीशन में और बहुत अधिक कोल्ड कंडीशन में जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी अगर मान लीजिए हम जानते हैं कि किसी को भी अगर हम गर्म करते हैं तो वो मेल्ट होता है या फिर उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मतलब टूटने लगते हैं, बॉन्डेज जो होती है वो टूटने लगती है, ठीक है। तो अब देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ देखिए अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये फिर इन दोनों के बीच में दो फॉस्फोलिपिड के बीच में गैप्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक समय आएगा कि टूट जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो और अधिक अगर ठंडा कंडीशन आ गया या फिर कोल्ड कंडीशन आ गया तो फिर क्या होगा कि इनमें सिकुड़न होगा, यानी इनके बीच का गैप बहुत कम होगा और एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएंगी, जिससे कि हमारा जो इंटरनल ऑर्गेनेल है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बहुत ही हेल्प प्रोवाइड करता है। अब कैसे, ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है बीच बीच में इनसे बाइंड होता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल एक रिजिड सब्सटेंसेस होता है, ठीक है। तो इससे कि बहुत हॉट कंडीशन रहेगा तो इनको दूर जाने नहीं देता, एक दूसरे से बाइंड करा के रखता है, ठीक है। यहाँ पे दो फॉस्फोलिपिड के बीच में बाइंडिंग करा के रखता है, ठीक है, बाइंड करा के रखता है ताकि अगर बहुत हॉट हॉट क्लाइमेट आए तो भी मतलब वो पकड़ा रहे, मतलब एक दूसरे से टूटे ना इनकी बॉन्डिंग, ठीक है। और दूसरी बात बहुत कूल कंडीशन है तो बहुत सिकुड़े ना, क्योंकि ये रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। कितना भी सिकुड़ेंगे लेकिन एक मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि अब कोलेस्ट्रॉल को तो नहीं पिचका सकते हैं या फिर उसको एकदम चपटा तो नहीं कर सकते हैं ना मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल आर मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड से मोर रिजिड होता है, ठीक है, बहुत कठोर होता है। सो इट हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो जो भी बताया मैंने कि कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है। अब देखिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जनरली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अब बताइए प्रोकैरियोट में नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन प्रोकैरियोट में भी तो ऐसी जो है वो कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक है, कि बहुत ही अधिक हाईली कोल्ड और हाईली हॉट क्लाइमेट आ जाए, ठीक है, कंडीशंस आ जाए तो क्या होगा। तो उसके लिए एक अलग सब्सटेंस है जिसे क्या बोलते हैं, होपेनॉइड, ठीक है, जो कि एक पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल होता है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोकैरियोट्स में स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि थस होपेनॉइड ए पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू प्रोकैरियोट सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो समझ में आया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए हमने फॉस्फोलिपिड पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या है, फॉस्फोलिपिड पढ़ लिया। अब सेकंड पे आते हैं, प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा जानना है, ठीक है, कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स कैसी होती हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो होते हैं जनरली टू टाइप्स के होते हैं। तो लिखा है टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दो तरीके की प्रोटीन्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। और ये दो तरीके की प्रोटीन्स को बांटा किस बेसिस पे गया है, किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, तो उसका जो बेस होता है उसका बेसिस
ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, किसी को हम कितना ईजिली जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किस प्रोटीन को, इस बेसिस पे जो है वो मेम्ब्रेनस प्रोटीन को जो है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब देखिए कोई प्रोटीन्स जो है वो कैसे इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत अच्छी तरीके से बरीड होगा, ठीक है, यानी धंसा हुआ होगा, वो उसे थोड़ा कठिनाई से रिमूव किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पेरीफेरी पे होगा यानी जो एकदम सरफेस पे लेटा होगा उसको ईजिली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो है वो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। दूसरा जो है वो पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। ये उनके दो नाम हैं और दोनों आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि पहला जो है वो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये क्या कहता है कि दीज प्रोटीन्स आर टाइटली बाइंड्स विथ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड से क्या होता है कि यह प्रोटीन जो होते हैं वो टाइटली बाइंड होते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कैन नॉट ईजिली रिमूव फ्रॉम द मेम्ब्रेन, ये ईजिली मेम्ब्रेन से रिमूव नहीं होते हैं, ठीक है। अब इनमें दो टाइप्स के होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन आर टू टाइप्स। पहला जो होता है वो पार्शली बरीड, दूसरा जो होता है वो टोटली बरीड, ओके। तो पार्शली और टोटली बरीड हम फिगर में देखते हैं, ठीक है। देखिए तो ये देखिए ये पार्शली बरीड है ये वाला प्रोटीन, ठीक है, आधा धंसा हुआ है, ठीक है। ये जो होता है वो टोटली बरीड है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पूरा का पूरा धंसा हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो मैंने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन की बात किया था वो ये प्रोटीन है, देख रहे हैं ना, ये सरफेस पे प्रेजेंट है यानी इसको हम इजीली जो है वो रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इसमें बरीड नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात कर रहे हैं यानी ये पार्शली बरीड और ये टोटली बरीड, ठीक है। तो फिगर में हमने देखा, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि सम इंटीग्रल प्रोटीन विच आर टोटली बरीड इनसाइड कंप्लीटली थिकनेस ऑफ membranes, okay, thickness of completely thickness of membrane, ठीक है। these type of protein are called टनल प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। तो जो टोटली बरीड प्रोटीन है उसको एक और नाम से जानते हैं टनल प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इन सभी नामों को आप याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है। तो टोटली बरीड जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है उसे टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप बस इतना लर्न कीजिए, ठीक है। अब ये टनल प्रोटीन और चैनल प्रोटीन क्या प्रोवाइड करता है, तो विच प्रोवाइड्स passes for the movement of water soluble substances across the membrane, यानी वाटर soluble जो substances हैं उनके लिए passes प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। कहाँ से, आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन से इनर साइड और इनर साइड मेम्ब्रेन से आउटर साइड, ओके। अब देखें दूसरा जो प्रोटीन है वो पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। इसके बारे में फिगर में हम देख लें, ये देखिए ये रहा, ये जो है ये प्रोटीन जो होता है ये पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। ये टोटली बरीड या पार्शली बरीड नहीं होता है, ऐसा हुआ नहीं होता है, सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसे पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, ओके। और ये इजीली एक्सट्रैक्ट भी हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं, आप देखिए कि पेरिफेरल प्रोटीन आर अरेंज ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड लेयर, ठीक है। कहाँ अरेंज होता है, सरफेस ऑफ लिपिड लेयर, एंड कैन बी सेपरेट इजीली जो है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। दीज प्रोटीन हैव एंजाइमेटिक, इस प्रोटीन की विशेषता क्या होती है कि इनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब फिगर में हम आते हैं फिर से, ठीक है। तो हमने ये सारे प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया, फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ लिया, कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी पढ़ लिया, ये देखिए बाइलेयर के बारे में पढ़ लिया, हाइड्रोफोबिक रीजन जो होता है वो टेल के बारे में पढ़ा, फिर हाइड्रोफिलिक हेड के बारे में पढ़ा, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर, ओके। अब देखिए ओलिगोसैकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट का एक सैकेराइड ग्रुप है, ठीक है। जिसे कहते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप का, मोनो, ओलिगो और पॉली, ठीक है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो इसमें से ओलिगोसैकेराइड एक शुगर होता है, शुगर मतलब वही कार्बोहाइड्रेट में शुगर हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो
Oligosaccharide of the glycolipids and glycoprotein on the outer surface of plasma membrane are involved in, किसमें इन्वॉल्व होता है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन मैकेनिज्म. बेस्ट रिकॉग्निशन इज फर्टिलाइजेशन वेयर स्पर्म एंड एग रिकॉग्नाइज टू ईच अदर एंड ब्लड एंटीजन. ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया है कि सेल टू सेल कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, रिकॉग्निशन मैकेनिज्म कैसे होता है इसके बारे में. तो देखिए पहले दो टर्म्स के बारे में जानते हैं हम. सबसे इंपॉर्टेंट वो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मीन्स होता है कि ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस यानी ओलिगोसैकेराइड से रिलेटेड कुछ सब्सटेंस. ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड से रिलेटेड कुछ कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स. ठीक है, तो ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज. ठीक है, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है, तो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिपिड से बाइंड करेंगे तो उन्हें कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, और जब प्रोटीन से बाइंड करेंगे तो उन्हें कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन. तब यहाँ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखिए कि अगर यहाँ से कोई निकला हुआ है ये फॉस्फोलिपिड लेयर से, मतलब फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल से अगर मतलब इस रीजन से कोई ग्लाइकोजन या ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो बाइंड करता है तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स. ठीक है, क्योंकि लिपिड से ग्लाइकोजन या ग्लूकोज जो है वो बाइंड किया है. ठीक है, और वही अगर ये पेरिफेरल या इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक या पार्शियली बरीड या टोटली बरीड किसी प्रोटीन से बाइंड करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स. ओके, अब देखिए ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो भी सैकेराइड होते हैं. अब इनका रोल क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, यानी इनका यूज़ कहाँ होता है, तो उसके बारे में बताया गया कि सेल टू सेल रिकॉग्नाइज में, यानी एक सेल दूसरे सेल से कैसे रिकॉग्नाइज करता है, वो सेल सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उनकी मदद से, उनके हेल्प से एक दूसरे को पहचानता है और उसके अनुसार जो है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है या अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है. ठीक है, अब देखिए बेस्ड रिकॉग्निशन एग्जाम्पल बताया गया फर्टिलाइजेशन. हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि स्पर्म सेल है एक, ठीक है, और एग सेल है. वो स्पर्म सेल चाहेगा तो स्पर्म सेल से फ्यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन स्पर्म सेल के सरफेस पे जो है वो कुछ रिसेप्टर होते हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो कि एग सेल को पहचानते हैं यानी रिकॉग्नाइज करते हैं, तब जाके उनमें फ्यूज़न होता है. ठीक है, और दूसरी बात ब्लड में जो एंटीजन्स आते हैं तो एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स का बनना जो होता है उनमें भी सेल मेम्ब्रेन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है वो रोल होता है. तो इम्पॉर्टेंट रोल होता है सेल मेम्ब्रेन का. ओके, अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर हम देखते हैं कि क्या है. तो नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कशन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में करेंगे. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू गाइज, लिसनिंग टू मी. ओके गाइज, थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू.